Good afternoon, boys and girls. Thank you, Colonel Sumit, for having given me this opportunity. मैं आभार व्यक्त करूंगा कर्नल सुमित का, जिन्होंने हमें यहां आने का एक अवसर प्राप्त कराया। मैं शुरुआत करूंगा आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए। जिस प्रकार से आप लोगों ने बैनर जीता है, आपके सीओ साहब ने अभी बताया, 2022-23 वर्ष के लिए आप चैंपियन एनसीसी यूनिट घोषित किए गए हैं। बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट है। यू मस्ट ऑल बी प्राउड ऑफ इट, है ना? चलो, गुड गुड। जैसे कि आपके सीओ साहब ने बताया, अग्निवीर वायु से संबंधित हर जानकारी और हर सवाल जो आपके दिमाग में होगा, हर वो जानकारी जिसको आप प्राप्त करेंगे, तो अग्निवीर वायु बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए इस हद तक हम इसमें डिटेल्स कवर करेंगे कि आपको तो सब कुछ पता चलेगा ही। आप अपने घर परिवार में, कॉलेज में, स्कूल में, नेबरहुड में कोई और लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो उनको गाइड कर सकते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली उनकी कोई गलतफहमी होगी तो वो आप अच्छे से दूर कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए। कुछ भी आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं, तो आप निसंकोच हाथ खड़ा कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा कि आपको शायद कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बट यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, इट विल बी वेरी गुड ऑन योर पार्ट टू रेज योर हैंड। ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स्ड रूप में बात करूंगा। किसी को लगता है कि बंगाली में ही कुछ पूछना है तो चलेगा, आनी बांग्ला बोलता वारी ना बुझता वारी। ओके, सो इन केस यू आस्क इन बंगाली आई कैन अंडरस्टैंड। बांग्ला में जवाब नहीं दूंगा, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, selection in the Indian Air Force is completely fair, free, transparent। मतलब किसी प्रकार से कोई पक्षपात, भेदभाव, किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता है। अगर आपने कहीं सुना हो या कोई आपकी ओर ऐसा प्रस्ताव लाता है कि मैं करवा दूंगा, मेरे जानकार लोग हैं, ये सब नहीं चलता। किसी की बातों में मत आना, ये सब भटकाने के तरीके हैं, आपको गुमराह करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपको मायूसी ही मिलेगी। जो कुछ भी सिलेक्शन होगा उस सब में आपको अपने दम पर ही एफर्ट लगाकर ही अटेम्प्ट करना है। ओके, किसी प्रकार से हमारे लिए कोई भी कैंडिडेट में फर्क करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है। सारे प्रोसीजर, सारे सिलेक्शन मेथड्स लेट डाउन है, बिल्कुल हमारे वेबसाइट में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहते हुए भी किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना या किसी को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना संभव नहीं। सो इन केस आप या आपके माता पिता को कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप एडमिट करो, अप्लाई करो, मैं देख लूंगा, मेरे जान पहचान है, मैंने 20 साल नौकरी की है, 30 साल नौकरी की है, मैं मंत्री को जानता हूं, ये सब गलत है। इन चक्करों में मत पड़ना। आप अननेसेसरीली हमारे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जुड़ जाओगे। आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट आप आपका कैरियर को खराब कर लोगे। ओके, अग्निवीर वायु सिलेक्शन से संबंधित हम एज, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर्स क्या क्या जुड़े हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, उन सब चीजों की जानकारी, और अग्निवीर बन के आप इंडियन एयरफोर्स में आ जाते हो तो आपके 4 साल के कार्यकाल में क्या कुछ होगा, किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगे, उन सब की जानकारी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट स्ट्रीम हमारे लिए है साइंस सब्जेक्ट्स वाला स्ट्रीम। मतलब 10+2 का जो एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, मतलब 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स अगर आपका क्वालिफिकेशन है और आपका एज 17.5 से 21 के बीच है, किसी भी मीडियम से आपने पढ़ा हो, लेकिन इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स
और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मिला के 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा में भी आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। आप में से कितने लड़के लड़कियों का ये क्वालिफिकेशन है, हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओके ओके, बढ़िया, ओके, चलो गुड। ये साइंस स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम और है हमारे पास जिसको हम अदर दैन साइंस स्ट्रीम कहते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन का अंतर यह है कि 10+2 आपने किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पढ़ी हो, 50% अगर आपका एग्रीगेट है, इंग्लिश में भी अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, मीडियम चाहे कुछ भी हो, मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम चलेगा, और किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब 10+2 में आपने नॉन साइंसेस लिए हो, कॉमर्स, आर्ट्स या किसी वोकेशनल सब्जेक्ट में भी आपने 10+2 किया हो, सीबीएसई या फिर स्टेट बोर्ड या कोई भी अन्य रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई किया है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, तो आप अदर दैन साइंस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो और आप अदर दैन साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कितने एलिजिबल है, हाथ खड़ा करेंगे? बढ़िया, वेरी गुड। तो स्ट्रेट अवे आप सब लोगों में से मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पे एलिजिबल है, तो आप ध्यान से सुनिए इन सब चीजों के बारे में। मैं आगे आगे चल के और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। ओके? जिन लड़के लड़कियों ने 10+2 फिजिक्स मैथ्स से किया है, उनके पास एडवांटेज है कि वो एक साथ दोनों स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स से पढ़ाई किया है, वो अगर साइंस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अदर दैन साइंस स्ट्रीम के लिए भी एलिजिबल है। तो मतलब वो एक व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारे लिए 2 कैंडिडेट हैं, तो उनका एक एप्लीकेशन को हम 2 कैंडिडेचर मानेंगे और एक पेपर में वो दोनों स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 2 कैंडिडेट हो जाएंगे। अगर एक में फेल नहीं हुए, एक में पास नहीं हुए, तो दूसरे में पास होने का चांसेस है, तो उनका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? वो कैसे होगा हम देखेंगे। अब क्योंकि आप लोग एलिजिबल है और 27 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, तो मान के चलते हैं कि आपने अप्लाई किया। ओके? अगर अप्लाई किया तो आगे चल के क्या क्या प्रोसेस होंगे वो भी जानेंगे, है ना? तो ये ब्रीफली एक स्लाइड में मैं सारा सिलेक्शन प्रोसीजर साइकिल आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो फेज 1 कहलाएगा। इसका मतलब जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो ऑनलाइन एंट्रेंस होगा, उसको हम फेज 1 बोलते हैं। आप रजिस्टर करोगे, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे हम आपको एक हॉल टिकट भेजेंगे। हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड, समझते हैं ना? उस एडमिट कार्ड के बेसिस पर तारीख और सीडैक सेंटर हम मेंशन करेंगे, आपको वहां जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है। ओके? अगर ऑनलाइन टेस्ट दे दिया और आप क्वालिफाई हो जाते हो, तो फिर हम मानेंगे कि आपने फेज 1 क्वालिफाई कर लिया। जिन लोगों ने फेज 1 क्वालिफाई कर लिया, वो लोग अब जाएंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 के लिए क्या होगा, हम आपको हमारे यहां फेज 2 टेस्ट के लिए हम आपको एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बुलाएंगे, जहां हम आपको फिजिकल टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट कराएंगे। ओके? ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो रिटन पास होते हैं और क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क के अंदर आते हैं। उन लोगों को हम सूचित करेंगे और सेलेक्टेड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में हम उनको बुलाएंगे, जहां वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे और उनका हम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 और 2 करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 और 2 में जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका अगला टेस्ट होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एक प्रकार का पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट भी जो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको हम मानते हैं कि फेज 2 क्वालिफाइड।
फेज 2 क्वालिफाई हो जाते हो तो हम आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंटमेंट देंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम आपको एक सेलेक्टेड एयरफोर्स हॉस्पिटल में बुलाएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे, आप वहां आओगे तो हम आपका वहां पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। यह है पूरा साइकिल फॉर सिलेक्शन। अब इस साइकिल को हम थोड़ा सा विस्तार में डिटेलली जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर कैसे होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट जो फेज 1 टेस्ट कह रहे हैं हम, उसका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 10+2 सीबीएसई लेवल का होगा। इसका मतलब जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 10+2 पहले ही कर लिया। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है, तो उनको उतना एडवांटेज मिल रहा है। ओके, साइंस सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा, उसमें पेपर में क्वेश्चंस इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स से ही होंगे और कोई क्वेश्चंस हम पूछेंगे नहीं। अदर देन साइंस वाले जो होंगे उसमें, क्योंकि हमने कहा आपका 10+2 में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी ने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा, किसी ने हिस्ट्री से पढ़ा होगा, किसी ने बायोलॉजी से पढ़ा होगा, इसीलिए हम कोई सब्जेक्ट संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। हमारे क्वेश्चंस केवल रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस पर ही आधारित होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस दोनों पेपर्स में कॉमन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अगर आपका राइट आंसर होगा, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगा। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर आप कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं करते हो तो एटलीस्ट कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ओके, इसका मतलब है, समझदारी इसी में है, अगर मेरे को पक्का आंसर नहीं पता है तो मैं आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि अक्कर बक्कर बम्बे बू करने का कोई मतलब नहीं है ना। ये सबका शौक है ना, मैं यही करता था, बट उससे मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो डोंट गेट इनटू दैट। इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर, इट्स बेटर नॉट टू अटेम्प्ट, दैट इज विजडम। ओके, जो साइंस और अदर देन साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए एक पेपर होगा जिसमें हम 5 सब्जेक्ट्स पूछ लेंगे। फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछ लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, उस कंबाइंड आंसर शीट को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और वो हमारे लिए 2 कैंडिडेट्स बन जाएंगे। अंडरस्टूड? उसका हम साइंस के लिए अलग से एसेस करेंगे, अदर देन साइंस के लिए अलग से एसेस करेंगे। समझ रहे? अब क्योंकि मैंने ऑनलाइन एंट्रेंस दे दिया, अच्छा किया है मैंने, ऑब्वियसली मैं क्वालिफाई होऊंगा, कट ऑफ मार्क के अंदर आऊंगा, तो मैं फेज 2 के लिए भी सेलेक्ट होगा। फेज 2 के लिए सेलेक्ट होने पर हमें क्या क्या देखना है वो देखते हैं। फेज 2 में जैसे मैंने बताया, पहले फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 2 भाग होंगे, TFT1 और TFT2। TFT1 माने सिंपल है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। लड़कों के लिए टाइम 7 मिनट्स है, लड़कियों के लिए टाइम 8 मिनट्स है। स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक 400 मीटर्स का होता है, उसके 4 राउंड लगाने हैं। लड़के कितने लोग कर लेंगे? आसानी से, आसानी से। कुछ हो रहा है कि इसको पता ही नहीं है? 400 मीटर राउंड लगा रहा ऑलरेडी सपने में। चल शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लड़कियां कितनी देर में कर लेंगे? 8 मिनट्स। सहेली को देख के कौन हाथ उठा रही है? तुम्हें बाबू, मैं भी बाबू, ऐसे कर रहा ना? ओके ओके, क्वाइट क्वाइट क्वाइट। अब जिन लोगों को हाथ उठाने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को ट्राई नहीं किया, है ना? आपने कभी ग्राउंड में उतर के स्टॉप वॉच लगा के ट्राई नहीं किया। बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये ट्राई कर लेना बहुत अच्छी बात रहेगी। पता चल जाएगा 8 मिनट एक्सपेक्टेड है तो आपको 8.5 मिनट लग रहा है, 9 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, पता चलेगा। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। सेम फॉर बॉयज ऑल्सो,
7 मिनट्स मतलब इजीली 6.5 मिनट्स में मैं अगर कर लूंगा तो अच्छा रहेगा। कर सकता हूं या नहीं अगर मुझे डाउट है तो नो हार्म इन ट्राइंग फॉर योरसेल्फ। 4-5 लोगों का, दोस्तों का ग्रुप बनाइए, ग्राउंड में जाइए, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाइए और चेक करके देखिए। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, हर किसी को ये टेस्ट अपीयर करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? PFT1 अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो हम आपका PFT2 कराएंगे, जिसमें बॉयज के लिए 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स और 10 सिटअप्स करने हैं। लड़कियों के लिए पुशअप्स नहीं होंगे। ओके? ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, ये टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। कोई लड़का लड़की बता सकता है कि क्वालिफाइंग इन नेचर का क्या मतलब है? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग इन नेचर? पहले PFT1 होगा, फिर PFT2 होगा, तो इनमें क्वालिफाइंग इन नेचर का क्या मतलब है? गेस करो। हाँ बोलो, बोलो जोर से। जैसे बिहार पुलिस, वहाँ पे क्या होता है, जो कम टाइम में बड़ा कम टाइम में आएगा तो उसका नंबर मिल जाएगा, या तो यहाँ पे जो बंदा सर्टिफिकेट निकाल देगा तो हो जाएगा क्वालिफाई, बस क्वालिफाई करना है। वेरी गुड। इसका मतलब 7 मिनट्स में क्वालिफाई होना है, 6 मिनट्स में क्वालिफाई होने के लिए कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं। अंडरस्टूड? जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो ऑनलाइन, शाबाश, वेरी गुड। जो आपको एडवांटेज मेरिट बनाने के लिए मिल सकता है वो केवल ऑनलाइन एंट्रेंस ही है, दैट्स ऑल। यहां 7 मिनट्स के टाइम में आप हुसैन बोल्ट बनते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप रनिंग में क्वालिफाई नहीं करते हो तो PFT2 तक नहीं पहुंच पाओगे। PFT2 में पहुंचने के लिए PFT1 क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो पीछे मुड़, तेज चल। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम करके हम उसी समय ऑन द स्पॉट वापस भेज देंगे। अंडरस्टूड? क्वालिफाइंग इन नेचर मीन्स क्वालिफाई नहीं होंगे तो नेक्स्ट लेवल में जा नहीं पाएंगे, और सबको केवल क्वालिफाई ही करना है। गुड, बेटर, बैड, एवरेज, इनका कोई डिस्पैरिटी नहीं करेंगे हम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? शाबाश। PFT1 और 2 मैंने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेरे को करना होगा ये PFT2 कैसे होता है? हम सिलेक्शन के टाइम पे हमारे PT उस्ताद लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। एग्जैक्टली हम जैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वैसे ही करना है। आप अपने मन से करते चले जाओगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके? ये डेमो टाइप का वीडियो है। हम आपको ये हमारे वेबसाइट पे इसके वीडियोस भी होंगे, आप ये देखेंगे तो एग्जैक्टली कैसे करना है वो भी सीख पाएंगे। अदरवाइज ऑल्सो टेस्टिंग एरिया में हमारा PT उस्ताद आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे और आपको हमारे काउंट पे ही करना है। 1 माने सब लोग डाउन, अप, 2 अप, ऐसे ही करना है। आप अपने मन से कर लो और बोलो सर मैंने कर लिया, एक्सेप्टेबल नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो PFT2 खत्म हो जाने के बाद जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं उनका हम पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे। जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उनके साथ क्या होगा? और इसमें अच्छा नहीं करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हम एग्जैक्टली इसी चीज पे टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने आपको अभी 8 मिनट्स बोला और वहां पे 7 मिनट्स कर दिया, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग अनसर्टेन अबाउट दिस। कम से कम रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद तुरंत ट्रैक पे जाके, ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आप बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड हो या फिर आप कभी भी ये टेस्ट में इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो 100% एश्योरेंस के लिए ये हमारे वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर लेना ही अक्लमंदी होगा। अंडरस्टूड? अभी हम देखेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है। उसको हम कहते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये एक सिंपल इंग्लिश टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे हम आपका एडेप्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं।
क्या हो रहा है यहां पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन डिटेल बिकॉज एनसीसी के कैडेट्स हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आधा फौजी ये वैसे ही हैं. ओके, इनका आर्म फोर्सेस लाइफस्टाइल का ओरिएंटेशन बहुत बचपन से है. ओके, तो आप लोगों को इस टेस्ट में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए. ओके, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी तक हमने कहा टेस्ट किया आपको, आपका क्वालिफिकेशन तो हमने देखा ही है. मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होता तो आप लोग अप्लाई नहीं करते, है ना. नंबर 1, हमने आपका इंडिविजुअल मेरिट एग्जाम के माध्यम से चेक कर लिया. ओके, तो इंटेलिजेंस की कमी नहीं है. उसके बाद हमने आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेक कर लिया, आप रनिंग, पुशअप, स्क्वाट, सिटअप ये सब कर सकते हो, ये भी चेक कर लिया. अब हम जो चेक कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में आ जाते हो और सबके साथ आप अडैप्ट कर पाओगे या नहीं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए आप इजीली एडजस्ट हो सकते हो या नहीं, ये निश्चित करने के लिए हम ये टेस्ट आपको दिलवा रहे हैं. क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कई कई जगहों से आए हुए हो सकते हो. कोई तमिलनाडु का होगा, कोई त्रिपुरा की होगी, कोई वेस्ट बंगाल का होगा, कोई बैंगलोर की होगी. ओके, कोई किसी रिलीजन से, कोई किसी कम्युनिटी से, कोई कोई लैंग्वेज बोलने वाला, कोई कुछ पहनते हैं, कोई कुछ खाते हैं, बट वो 3-4 हजार लोग हमारे पास एक जगह पे आ जाएंगे, तो क्या अपना प्रीवियस लाइफस्टाइल के अलावा एक कॉमन प्लेटफॉर्म में सबके साथ रहने का उनमें बेसिक मिनिमम एट्रीब्यूट्स है या नहीं, ये देखना. तो ये तो आपके पास बचपन से है. एनसीसी में आप घर परिवार को छोड़ के अलग अलग जगहों से आने वाले लोग एक साथ रहना, उठना, पीना, खाना, खेलना सब कर सकते हैं. तो आपके लिए अडेप्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए. आई अंडरस्टैंड. अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया. बेयर इन माइंड, याद रखिए कि ये सारे टेस्ट हम एक दिन में कर रहे हैं. सुबह आप आते ही आपको हम वेरीफाई कर लेंगे आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड से, और फर्स्ट रनिंग करा देंगे. रनिंग हो जाने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1, उसके बाद 2, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे. जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे वो लोग रह जाएंगे, जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना. जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उनको हम एक अपॉइंटमेंट देंगे डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. सर ऊंचा करो बेटा, सो रहे हो आप, हाँ चलो. क्या कवर रख दिया आपने, कंसीलमेंट सीख लिया, क्या आप निकालो, हाँ शाबाश. या तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एनसीसी वाले लड़के लड़कियों के लिए, ये बोनस देखिए क्या है. पीएफटी और एटी में क्वालिफाई हो जाने के बाद, मतलब फेज 2 अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए बोनस मार्क्स है. ए, बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको हम 5, 6 या 7 एडिशनल मार्क्स देंगे. वो एनसीसी चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी से भी हो, बट अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपका मेरिट लिस्ट में मेगा एडवांटेज मिलने के लिए 5, 6 और 7 मार्क्स दे देंगे. 6 मार्क्स किस किस को एडवांटेज है, यहां पे हाथ खड़ा करेंगे. टोटल पेपर 50 मार्क्स का है, आपको 10% से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं स्ट्रेट. ओके, लेकिन फेज 2 क्वालिफाई होने का जिम्मेदारी आप पर है. आप पर्सनालिटी टेस्ट फेल हो जाओगे और वहां पे आप ये वाली मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे, पॉसिबल नहीं. फेज 2 आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा. फेज 2 क्वालिफाई होने के बाद आपको हम बोनस मार्क्स दे देंगे. केवल आपको आपका सर्टिफिकेट दिखाना है, हम स्ट्रेट अवे आपको 5, 6 मार्क्स दे देंगे. और बिलीव मी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. जो भी लोग फेज 2 क्लियर कर लेते हैं उनके पास अगर एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट है, वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं मेरिट लिस्ट में, ऐसा हुआ नहीं है आज तक.
समझ में आया? जिनके पास ये नहीं है वो लोग मेरिट में नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है। अगर उनमें रिजल्ट रिटर्न में उनके मार्क्स, ऑनलाइन टेस्ट में उनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं तो हो सकता है उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने फेज 2 क्वालिफाई कर लिया और आप एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, जिसके वजह से आपको 6 या 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स जंप करके मेरिट लिस्ट में आगे चले जाओगे। समझ में आ रहा है? 50 का स्कोर है अदर देन साइंस स्ट्रीम का और आपके पास 34 मार्क्स आए हैं, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपके 34 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 40 हो जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता आपका नाम मेरिट लिस्ट में आने से। इतना बड़ा एडवांटेज। और एक बार आप इंडियन एयरफोर्स में आ जाओगे तो आप ऑलरेडी उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो। लोगों को सावधान बोलेंगे तो सावधान मीन्स अलर्ट, वो ये सोचेंगे आपको सावधान मतलब क्या करना है पहले ही पता है ना? तो स्ट्रेट अवे आप अग्निवीर डेयरी वायु ट्रेनिंग में जाते ही आप अपॉइंटमेंट्स बन जाते हो और स्ट्रेट अवे आप लीडरशिप रोल्स में आ जाते हो। बाकी लोग अभी जूता पहनना सीख रहे होते हैं और आपको सलामी शस्त्र भी आता है। वो एडवांटेज आपको बहुत बहुत कारगर साबित होता है। तो इसीलिए बीइंग एन एनसीसी कैडेट, गिविंग अ सिंसियर अटेम्प्ट टुवर्ड्स दीज सिलेक्शंस इज वेरी वेरी सेंसिबल एंड वाइज। अंडरस्टूड? क्योंकि हमको एनसीसी एडिशनल मार्क्स मिल गए हैं तो हमारा मेडिकल भी अच्छा होगा। आप वैसे ही फिजिकली फिट हो, ओवरवेट वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो थरो होगा, कंप्लीट बॉडी चेकअप होगा आपका, हाइट, वेट, विजन, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी टेस्ट आपके सर्विस हॉस्पिटल में होंगे। जो लेट डाउन टेस्ट हैं उनके फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट और नोटिफिकेशन में फर्दर डिटेल्स में हैं। लड़कियों के टेस्ट कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, उनकी पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम मेडिकली आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप अपील भी कर सकते हो। हम स्पेशलिस्ट के पास आपका अपील मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग्स करवाएंगे और स्पेशलिस्ट ओपिनियन के बाद आप फिट घोषित हो सकते हो। समझ लो? इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में किसी कारण से अगर उन्होंने आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया तो हम आपको अपॉइंटमेंट दिलाएंगे और आपका केस रेफर करेंगे एक स्पेशलिस्ट को। वो स्पेशलिस्ट देखेंगी या देखेंगे और आपका केस को फ्रेशली एनालाइज करके और कोई टेस्ट चाहिए तो वो भी टेस्ट करके अपना एक्सपीरियंस और हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का जो ओपिनियन है उसको ओवरटर्न कर सकते हैं। ओवरटर्न करके अनफिट को ओवरटर्न करके फिट डिक्लेयर कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ये है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस। मेडिकल आपका फिट हो गया तो उसके बाद आपको केवल मेरिट लिस्ट का वेट करना है। मेरिट लिस्ट का वेट करते समय आपको खास कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि आप खा पी के फिर मोटा नहीं हो जाइए। ओके? कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिसीज, इंफेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए और आपका जो कोर्स कमेंसमेंट डेट है उसके हिसाब से आपका एज 21 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बोला था 17.5 से 21 के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद आप 21 एज सरपास कर गए। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो क्योंकि आप एनसीसी कैडेट हो तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। इसीलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में भी आएगा और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे। ओके? फाइनली सेलेक्ट हो जाने का मतलब है कि हम आपको अग्निवीर के लिए एनरोल कर लेंगे। अग्निवीर वायु का एनरोलमेंट पीरियड कितने साल का है? 4 इयर्स। ओके?
जिस दिन हम आपको एनरोलमेंट के लिए बुलाएंगे उस दिन से अग्निवीर वायु वन के इंडियन एयरफोर्स में आपका फॉर्मल टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। औपचारिक रूप से आपका भारतीय वायुसेना के साथ एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन से इंडियन एयरफोर्स आपकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। आपका सैलरी, आपके सारे बेनिफिट्स उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। 4 इयर्स का टेन्योर के लिए हम इनिशियली आपको 6 मंथ्स ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद जहां भी आपको जरूरत पड़ेगा वहां जाना होगा। जो भी इंडियन एयरफोर्स आपको टास्किंग देगी वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते, है ना। अग्निवीर वायु बन के आप एक डिस्टिंक्ट रैंक और कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स में सेवा करोगे। 4 साल खत्म होने के बाद केवल और केवल 25% लड़के लड़कियों को ही परमानेंट अब्जॉर्प्शन के लिए मौका मिलेगा। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है 4 साल के आगे काम करने के लिए या जिनका परमानेंट अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उन लोगों को भारतीय वायुसेना छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड। जैसे कि लिखा हुआ रेड में, अग्निवीर वायु एनरोल्ड अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। भारतीय वायुसेना एज ए फौज आपको क्या काम देती है वो उस पर आधारित है। आप क्यों, कब, कैसे, मैं क्यों, वो क्यों नहीं, ये सब सवाल जवाब नहीं चलेगा, है ना। आप एनसीसी में हो तो आप इन सब चीजों से अच्छी तरह परिचित हो, है ना। अब ये सब सुन लिया, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि मिलेगा क्या, क्या हमको करना है वो तो सब बता दिया, हमारे लिए इंडियन एयरफोर्स क्या करेगा, क्या मिलेगा, ये भी दिमाग में होगा ना। सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। राइट फ्रॉम डे 1 आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट मंथ अग्निवीर वायु का सैलरी होगा 30,000 रुपीज पर मंथ। फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ। उसमें से 70% आपको हाथ में मिलेगा, 30% हम डिडक्ट करके आपके लिए सेविंग कर रहे हैं। ओके, 30% आपके लिए डिडक्ट करके आपके ही अकाउंट में हम जमा कर रहे हैं। बढ़िया बात यह है कि उस अकाउंट में उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके लिए डिपॉजिट कर रहा है। ओके, दैट मीन्स 21,000 आपके हाथ में आ गया, 9,000 आपके खाते में हमने जमा कर लिया, 9,000 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपके उस अकाउंट में सेविंग के लिए जमा कर रहा है। ओके, 21,000 रुपीज जो आपके हाथ में मिल रहा है, आप लीजिए, जो करना है कीजिए, खर्च कीजिए, उड़ाइए, घर भेजिए, या जो करना है वो कर सकते हैं। ये 9,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में आप जो पर मंथ जमा कर रहे हो और गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट जो आपके लिए सेव कर रहा है, वो पूरा 4 साल बाद इकट्ठा होके 10,04,000 रुपए हो जाएगा। इन 10,04,000 रुपए को आप लेके जब आप एग्जिट करोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। आप सेकेंड इनिंग्स ऑफ योर लाइफ स्टार्ट करने के लिए इसको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तरह सेव करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जो 21,000 है वो भी आप बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। खर्च करने का आपको हम मौका भी नहीं देंगे, बिकॉज आपको सैलरी के साथ साथ और क्या क्या मिलते हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपका मेसिंग, अकोमोडेशन और मेडिकल फैसिलिटीज कंप्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय वायुसेना इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेती है। ओके, साल में 30 डेज लीव अग्निवीर वायु को मिलेगा। अपना ड्यूटी स्टेशन से घर आने जाने के लिए फ्री ट्रैवल बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, अगर आप कहीं पोस्टिंग पे जाते हो तो उस ड्यूटी और उस जगह के हिसाब से अगर आपको कोई कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए जो हार्डशिप अलाउंस होगा वो भी आपको मिलेगा। इस 4 इयर्स के सर्विस के दौरान
अनफॉर्चुनेटली अगर अग्निवीर वायु का मृत्यु हो जाता है, अगर उनका डेथ हो जाता है, तो उनके परिवारजनों को 48 लाख रुपीस का इंश्योरेंस अमाउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। ये इंश्योरेंस अमाउंट नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है। इसका मतलब आपको इस 48 लाख रुपीस के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं। नॉर्मली अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है ना, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एज ए मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली देना पड़ता है। वो पॉलिसी कितना अश्योर्ड सम के लिए है और आप किस एज के लिए हो, उस पॉलिसी के क्या फीचर्स हैं, उन सब के आधार पर वो प्रीमियम अमाउंट तय होता है और आपको पीरियडिकली वो प्रीमियम अमाउंट जमा करना है। ओके, बट यहां पे ऐसा कुछ पे नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कुछ हो जाए तो उनके बेनिफिट्स 48 लाख रुपीस में उनके पेरेंट को मिल जाएगा। अंडरस्टूड? यहां पे खास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 साल बाद बाहर आने वाले लड़के लड़कियों को एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी ऑन दिस। किसी की बातों में मत आइए, कोई गलतफहमी मत रखिए। 4 साल बाद बाहर आने पर आपको एक्स सर्विसमैन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती। आपको केवल एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। वो स्किल सर्टिफिकेट में इन 4 इयर्स में आपसे क्या करवाया गया, आपको किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली, आपको क्या जॉब अलॉट हुआ, आपने किन किन जगहों पे काम किया, किस किस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करने का एक्सपोजर मिला, वो सारे चीजें हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा आपका फायरिंग, फिटनेस और अदर टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका भी पूरा लेखा जोखा रहेगा। इसके बेसिस पर आप बाहर आके कुछ भी करना चाहते हो तो आपको उस स्किल सर्टिफिकेट से एडवांटेज मिलेगा। आपने क्या किया करके पूछने पर आपको लंबा चौड़ा बयान करने की जरूरत नहीं है। वो स्किल सर्टिफिकेट देखेंगे तो कोई भी समझ जाएगा कि आपने क्या किया और आपको किस प्रकार से हम आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में गेनफुली यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका अच्छा अंदाजा लग जाएगा। मान लो आप जॉब नहीं करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो यूनिवर्सिटीज में इस स्किल सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंट रिकॉग्निशन भी मिलेगा। आप जॉब भी नहीं करना चाहते हो, पढ़ना भी नहीं चाहते हो, अपना खुद का कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में जाओगे तो इस स्किल सर्टिफिकेट के आधार पर इजी फ्रेंडली टर्म्स पे लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको 10 लाख मिला है उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और कुछ बैंक से लोन लीजिए। आप जहां चाहो, जिस काम पे आपको इंडियन एयरफोर्स ने एक्सपीरियंस दिला, स्किल्स अक्वायर करवाया, वो वाला आप एक छोटा मोटा इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए। 4 लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं। मान लो कोई लड़की है जिसने बायोलॉजी से पढ़ाई किया है और वो हमारे मेडिकल सेटअप में ज्वाइन करती है। ओके, तो उसको हमारे सर्विस हॉस्पिटल्स में हमने एक्सपोजर दिया होगा, तो वो कुछ स्किल्स और एक्सपीरियंस एक्वायर करेगी। उसके बेसिस पे वो बाहर निकलने के बाद एक पैथोलॉजी लैब स्टार्ट करना चाहेगी, तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक आइडिया रहेगा। आप अपने लोकेलिटी में ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो और आप 4 लोगों को जॉब दे सकते हो। बहुत अच्छा लाइफ सेटल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सकता है। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी आपके लिए जॉब्स रिजर्व रहेंगे। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ ऐसी संस्थाओं में रिक्रूटमेंट वैकेंसीज पर 10% कैटेगोरिकली आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज रिजर्व रहेंगी। तो आपका एप्टीट्यूड और आपके रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर 4 साल बाद आप अपना ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो बेस्ट 25% हैं,
उन लोगों को इंडियन एयरफोर्स अब्जॉर्ब करेगा, तो उनका जिंदगी भर के लिए इंडियन एयरफोर्स के साथ एसोसिएशन नाता जुड़ जाएगा। अंडरस्टूड? जो लड़के लड़कियां लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करती हैं, जिनको पता है कि उनके घर परिवार में फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छा नहीं है, माता पिता में ऐसे लोग नहीं है, एल्डर्स ऐसे लोग नहीं है फैमिली में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको ग्रेजुएशन के आगे कैरियर के लिए गाइडेंस करने के लिए बहुत ज्यादा आपके घर में एडवाइस देने वाले लोग नहीं है, ओके, या सिंगल पेरेंट फैमिली है, या फिर 2-3 और छोटे भाई हैं जिन सबकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आपके माता पिता को तकलीफ हो रही है। इमेजिन ऐसे परिवार से एक लड़का लड़की अगर अग्निवीर वायु बन जाते हैं तो गेम चेंज हो जाएगा। वो लड़का या लड़की आज तक अपने पेरेंट्स के लिए चिंता का कारण थी, अब वो परिवार के लिए चिंता करने लायक हो जाएगी। अब है ना? मम्मी पापा को अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, एयरफोर्स है उसकी देखभाल करने के लिए। उल्टा वो अपने स्कूल, कॉलेज, लोकेलिटी और फैमिली में एक स्टार बन जाएगी। कोई भी आपको देख के ऐसा लगेगा कि अरे यार ये दीदी की तरह बनना है। आपसे पूछेंगे कि दीदी मुझे क्या करना है, मैं भी इंटरेस्टेड हूं, कि भैया आप बताओ मैं कैसे अपने आप को तैयार कर सकता हूं। ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और 4 इयर्स में आपको जो एडवांटेजेस मिलेंगे उन सबके अलावा जो यूनिफॉर्म पहनने का गर्व और शौर्य प्राप्त होगा उसके बारे में एनसीसी के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं। अब राइट, आपको हमसे ज्यादा पता है आपको। हम तो फिर भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके फौज में आए, आप तो 6-7 क्लास में ही फौज को पसंद करना शुरू कर दिया था आपने, वॉलंटरीली, है ना? आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला होगा, स्कूल में किसी ने नहीं बोला होगा, बट वॉलंटरीली आपने ज्वाइन किया और आप कंटिन्यू करते रहे। फर्स्ट ईयर के बाद आप चले जाते तो कौन बोलता आपको, कोई घर से थोड़ी खींच के लाएगा, बट विलिंगली आउट ऑफ योर ओन ज़ील एंड एंथुसियाज्म अगर आप पढ़ाई और खेलकूद के साथ साथ एनसीसी से अपना नाता जोड़ा हुआ है आपने, तो आपको यूनिफॉर्म का डिग्निटी और ऑनर के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। एंड एज आई टोल्ड, एनसीसी पीपल हैव ऑलवेज हैड दिस एडवांटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑल्सो। एनसीसी बैकग्राउंड की वजह से एज सच वो बाकियों से अलग दिखता है या दिखती है और वो शुरू से ही लीडरशिप रोल में आ जाते हैं। ओके, इन सब चीजों से जानकारी आपको प्राप्त और करनी हो तो भारतीय वायुसेना से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पे हम लगभग हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे आप भारतीय वायुसेना से औपचारिक सोर्सेस से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी ऐसा ही यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप रिलाई मत कीजिए। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज कुछ इस प्रकार रहेगा। इससे प्राप्त किया हुआ जानकारी ही एकमात्र जेन्युइन और ऑथेंटिक होगा। बाकी कई सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स और ट्यूटोरियल्स और यूट्यूब चैनल्स होंगे जो कुछ भी घुमा फिरा के बोलते रहते हैं, उसमें आप भटक जाओ ऐसी खतरा रहेगी। बट ये जो इंफॉर्मेशन है ये अपडेटेड और ऑथेंटिक होगा। ओके, हमारा वेबसाइट का यूआरएल है www.indianairforce.nic.in और मजेदार बात यह है कि हमारा गूगल प्ले स्टोर में एक फ्री ऐप भी है, माई आईएएफ। अपना आईएएफ मान के माई आईएएफ सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। तमाम जानकारी जो किसी भी भारतीय युवा को इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानने के लिए इच्छा होगी वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें है। बहुत फ्रेंडली और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल तरीके से इंफॉर्मेशन लेड आउट है। उसमें इंडियन एयरफोर्स का हिस्ट्री से लेके सारे एवेन्यूज फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन एयरफोर्स सब कुछ उसमें है। ये क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे।
मैं अभी आपके सीईओ को कुछ ब्रीफिंग वाले ब्रोशर्स दूंगा, उन ब्रोशर्स से भी आप इस क्यूआर कोड को देख सकते हैं। उस क्यूआर कोड को क्लिक कीजिए, स्ट्रेट आप हमारे वेबसाइट में चले जाएंगे। ये डेट्स अगर आप देखेंगे तो अगला कोर्स जो 2024 में शुरू होने वाला है उसका नोटिफिकेशन 27 जुलाई को रिलीज होगा। 27 जुलाई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, आधार कार्ड, ये सब चीजें रेडी रखिए और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन रजिस्टर कीजिए। जो लोग जल्दी रजिस्टर करेंगे उनको ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का सीडैक सेंटर अपना फर्स्ट चॉइस वाला मिलेगा। अगर आप लास्ट हो जाते हो तो हो सकता है आप कोलकाता ऑप्ट करोगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको दुर्गापुर सेंटर मिल जाएगा, हो सकता है। ओके, तो इट मेक्स सेंस कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं तो मैं जल्द से जल्द अप्लाई कर लूं और फिर मेरे को कितना दिन मिल रहा है ऑनलाइन एग्जाम के लिए वो पता लगेगा, अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर कर सकती हूं। अंडरस्टूड? अगर किसी को कुछ पूछना हो, एनीबडी हैज एनी डाउट्स, पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, सॉरी, एसीसी एंट्री ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अगर आपने एसीसी एंट्री अप्लाई करना है तो ट्रेनिंग पीरियड में नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एसीसी एंट्री के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाँ बैठे रहो, लोग से बोलो। हाइट 152.5 है लड़कों के लिए, 152 लड़कियों के लिए। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपको हाइट कब चेक करेंगे? हम मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। ये आर्मी का रिक्रूटमेंट रैली नहीं है जिसमें पहले हाइट चेक करते हैं, नहीं। सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन एंट्रेंस एडमिनिस्टर करेंगे। ऑनलाइन एंट्रेंस आप क्लियर कर सकते हो या नहीं, पहले वो देखो। लोग पहले से ही तय कर लेते हैं मैं तो ओवरवेट हूं, मेरा चश्मा है। अरे आपका चश्मा से आपको प्रॉब्लम है क्या? हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये तय करना कि आपका चश्मा की वजह से आप मेडिकली फिट हो या अनफिट हो, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले लोग बैठे। जस्ट बिकॉज आपका चश्मा है वो आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे, ये सोचना गलत फहमी। तो पहले आप रिटन टेस्ट दीजिए, क्वालिफाई होइए, कट ऑफ मार्क के अंदर आइए, फेज 2 के लिए आइए। मेडिकल एग्जामिनेशन इज द लास्ट स्टेप इन द कंप्लीट सिलेक्शन चेन। हम उसके लिए पहले तैयार कर रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, और मेडिकल एग्जामिनेशन करने वालों को यह पता है कि आपका एज, आपका हाइट, आपका वेट के हिसाब से क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है और वो अनफिट डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास 6 to 8 वीक्स का टाइम रहेगा जिसमें आप उस प्रॉब्लम एरिया को ठीक कर सकते हो। अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ ट्रीटमेंट करा सकते हो। अगर आप 4 kgs 5 kgs ओवरवेट हो तो आपको 6 वीक्स का टाइम मिलेगा। आप थोड़ा सा, जब हम आपका केस रेफर करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपका ओवरवेट प्रॉब्लम है या आपको ईसीजी है, आपका ईसीजी में अगर प्रॉब्लम है तो हम आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजने के लिए अपॉइंटमेंट देंगे और कुछ गाइडेंस भी दे देंगे कि बेटा आप 4 kgs ओवरवेट हो, आप थोड़ा डाइट में सॉल्ट इंटेक कम करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, फैटी फूड्स कम करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, अपना वेट को 68 से 62 लेके आओ। ये सब गाइडेंस हम देंगे आपको। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा हम मेडिकल के हिसाब से आपको मना नहीं करेंगे। मेडिकली अनफिट भी होते हो तो आपके पास अपील का भी एक ऑप्शन रहता है। तो शुरू में मेरा फ्लैट फुट है, मेरा नॉक नीस है, मेरा फलाना हो रखा है, ये हो रखा है, ऐसे सोचना गलत तरीका है। किसी भी
सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी की तैयारी इस सोच से नहीं की जाती। अंडरस्टूड? हाँ बोलो। तो आपने जो पहले बताया था 165 में 25% लगेंगे और उसके बाद आप 25% छोड़ देंगे तो सर एक आप कैसे करेंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बैठिए। जैसे मैंने बताया, सिलेक्शन के बाद जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तब से हम आपका परफॉर्मेंस को ऑनलाइन रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ओके, मान लो ये पूरा एक बैच है। ओके, तो ऑल 300, यहां पे 300 लोग हैं मान लेते हैं, हमारे पास 300 लोग आए तो 25 बेस्ट पीपल मतलब 75 है ना। उन 75 को मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? दैट विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ऑनवर्ड्स। मुझे पता है कि आप सब लोगों का एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सेम था। ओके, सभी एक सिलेक्शन प्रोसीजर से आए हैं और सबको मैं एक साथ एक जैसा सुविधाएं दूंगा, चाहे आपका मेसिंग हो, राशन हो, फैसिलिटीज हो, सैलरी हो, ट्रेनिंग करिकुलम हो, सब कुछ एक जैसा दूंगा। लेकिन आप में से कुछ एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे, कुछ अबव एवरेज परफॉर्म करेंगे, कुछ एवरेज परफॉर्म करेंगे, है ना। नंबर 1, कोई पढ़ाई लिखाई में तेज होगा, कोई फायरिंग में तेज होगा, कोई जॉब स्किल्स वाला ट्रेनिंग में तेज होगा, कोई फिजिकल परफॉर्मेंस में तेज होगा। सबके अपने अपने वेटेजेस। उन अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ये क्यूमुलेटिवली आपका डाटाबेस में हम रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज हमने दिया है उसमें आपने बाकी लोगों के तुलना में कैसे परफॉर्म किया, वो हम रिकॉर्ड करते हुए जाएंगे। एंड 4 साल खत्म होने से पहले इन 300 लोगों में से 50-60 लोग बोलेंगे कि हम ही जाबो ना, है ना, आगे बारी है जाबो, कुछ होंगे ना, उनको छोड़ देंगे। बाकी 240-250 लोग होंगे, उनमें से बेस्ट 25% ले लेंगे। और वो बेस्ट कैसे कर रहे हैं? राइट फ्रॉम डे 1 आपका परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करते चले जाएंगे। सीसी सुना आप लोगों ने? 11th-12th क्लास सीबीएसई से पढ़ाई किया? सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले कोई हैं? आपका बोर्ड कौन सा है? सब डब्ल्यूबीसी वाले। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक चीज होता है, पता है आप लोगों को कि नहीं? नहीं, कोई बात। तो कहने का मतलब है डे 1 ऑनवर्ड्स आपका परफॉर्मेंस हम रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, उसमें से हमको बेस्ट, बेटर, एवरेज वालों का पता चल जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। और बताओ। देखो, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कहीं नहीं गए हो। थैंक्स टू कर्नल सुमित कि आपको ये सब आपके घर पे मिल रहा है। अंडरस्टूड? ये सारा इंफॉर्मेशन लेके हम आपके पास आए हैं। इसके बाद आपके मन में कोई डाउट रह गया और आपका डाउट क्लैरिफाई नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो हमारा एफर्ट में कमी नजर आएगा और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, है ना। तो कुछ भी आपके दिमाग में है पूछ सकते हो। बैठिए। आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में? हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं जो मैथ्स और फिजिक्स से पढ़ेंगे वो साइंस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होंगे। तो उनका क्वेश्चन पेपर में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के ही क्वेश्चंस होंगे। ओके, अंडरस्टूड? जो लोग अदर देन साइंस वाले हैं वो आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन साइंस, वोकेशनल किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं। क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे, इसीलिए हमारा क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित नहीं होगा। क्वेश्चंस केवल कॉमन सेंस, रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिक और जनरल अवेयरनेस पर ही होंगे। तो मतलब बेसिकली जनरल नॉलेज और लॉजिक के क्वेश्चंस ही होंगे। ओके, हम क्वेश्चन पेपर बुकलेट का सैंपल वाला लाएं तो आपको मैं दूंगा एक क्वेश्चन पेपर का बुक दूंगा जिसमें आपको सैंपल पता चलेगा। ओके, तो आप सैंपल टेस्ट भी अपने आप को दिला के दे सकते हैं। ठीक है, जो बुकलेट है उसका फोटोकॉपी कीजिए, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए
और टाइमर के अगेंस्ट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपको पता लग जाएगा। ओके, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एडवाइस दे सकता हूं कि इन सारे तैयारियों के लिए अगर आप ग्रुप में प्रिपेयर करेंगे ना, तो हेल्दी कंपटीशन की वजह से बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम का हो या फिजिकल फिटनेस का हो, कुछ भी हो, अगर ग्रुप में तैयारी करेंगे तो एक दूसरे को आप मोटिवेट करके इंस्पायर कर सकते हो, उससे आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। ओके, और बताइए। हाँ, ऑप्शन एंट्री बताता। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? जो आप बोल रहे थे 10 क्लास जो फॉर्म क्लास का इंग्लिश का 50% मार्क्स चाहिए, तो 10 का क्लियर या 10th का मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। 12th क्लास मार्क्स मिनिमम 50% मीन्स 49.9 भी नहीं चलेगा। 49.9 को आप राउंड करोगे ना, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 50% क्लियर होना चाहिए, मतलब अगर आपका 6 सब्जेक्ट्स है तो 300 मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। सिमिलरली इंग्लिश में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, 49.9 नहीं चलेगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट का मार्क्स का कोई वेटेज नहीं। अंडरस्टूड? ओके, अभी हम और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो ऑफिसर्स एंट्री के बारे में बात करते हैं। हाँ बोलो। हाँ, लो जोर से, सबको सुनाई पड़ना चाहिए। कंटिन्यू फॉर द सर्विस, कंटिन्यू फॉर द स्टडीज। हाँ, सुनो, सी कंटिन्यूइंग फर्दर स्टडीज वेर यू लेफ्ट is practically not possible. Why I am saying not possible is because first and foremost, as a policy, it is not permitted. Number one. Number two, even if I permit you, you will not be able to pursue. You must really be a superman to pursue your studies the way you are doing it now. Possible नहीं, क्योंकि 6 months का ट्रेनिंग में आपके पास कोई समय बचेगा ही नहीं। नंबर वन। नंबर टू, आप सर्विस का कोर्सेस में इतना कुछ सीखने के लिए रहता है कि आप ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। नंबर थ्री, हम आपको जो स्किल सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो किसी ग्रेजुएशन से कम नहीं होगा। ओके, आप गूगल करके देखिए, नेशनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नाम की एक कॉन्सेप्ट है, NSQF। ओके, उसके अंतर्गत अग्निवीर वायु का स्किल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के बराबर होगा। ओके, हमने आपको साइंस स्ट्रीम में लिया, मान लो साइंस स्ट्रीम में लेने के बाद आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ट्रेनिंग दिलाया और काम करवाया। ओके, तो हम जाते ही पहले आपको 22 वीक्स का ट्रेनिंग देंगे। ओके, उसके बाद लगभग क्लोज टू 1.5 ईयर्स आपका सर्विस हो जाने के बाद एक और 4 to 6 वीक्स का एक और ट्रेनिंग देंगे। ओके, फिर 1 ईयर के आसपास आप सर्विस करोगे, फिर एक और मॉड्यूल कोर्स में ट्रेनिंग देंगे। ओके, दीज आर ऑल लेवल्स ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म दैट वी आर एनहांसिंग। समझ रहे हो? ये सारे ट्रेनिंग कोर्सेस प्लस आपका जो ऑन जॉब एक्सपोजर प्लस आपके जो एग्जाम्स में परफॉर्मेंस है, इन सबको हम इक्वेट कर रहे हैं टू अ ग्रेजुएशन। अंडरस्टूड? तो आपका स्ट्रीम और स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर आपको BA, BCom, BSc ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाएगा, और इस स्किल सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वो आपको अपना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट मानने के लिए एक छोटा सा ब्रिज कोर्स जैसा कुछ करवाएगा। इट कुड बी एन ऑनलाइन थिंग और इट कुड बी अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड सम एग्जाम। ओके, हमारा इस कोर्स और ट्रेनिंग को वो रिकॉग्निशन दे रहे हैं, और अभी फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर का ट्रेनिंग कंप्लीट होके वो लोग फील्ड यूनिट्स में जा रहे हैं। ओके,
तो इसका मतलब फर्स्ट बैच 4 साल खत्म करके कब आएगा? 2026 या 2027 जनवरी में बाहर आएगा। उस समय तक और बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। ओके, बट बिलीव मी, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन ना कर पाना या कंटिन्यू नहीं कर पाने का डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल फील नहीं करो। आपका 4 साल को इतना अट्रैक्टिव और इतना होलसम इंडियन एयरफोर्स बनाएगा कि आप बाहर आओगे तो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से तो आप बेहतर रहोगे ही। एनी एम्प्लॉयर वुड लव टू टेक यू देन हैविंग अ नॉर्मल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बिकॉज आपने ये 4 साल का जॉब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं किया। ओके, उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिबिलिटी के बारे में लोगों को डाउट हो सकता है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में नहीं होगा। एंड इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी सबको पता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नॉर्मल आदमी काम करेगा, वहां पे उसको रिजर्वेशन के बेसिस पे जॉब मिला होगा, है ना? बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीटली ऑन योर परफॉर्मेंस ओनली यू आर सिलेक्टेड। सो इस 4 साल का आपका एक्सपोजर और स्किल सर्टिफिकेट का वैल्यू प्राइसलेस होने वाला है। ओके, सो नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ योर ग्रेजुएशन विल सर्टेनली नॉट बी अ ड्रॉबैक, इतना मैं बता सकता हूं। ओके, बट हां, गलतफहमी में मत रहना, ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, बाहर आने के बाद आप पढ़ना चाहते हो, आपका यूनिवर्सिटी परमिट करेगा, या आप नए सिरे से ग्रेजुएशन स्टार्ट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल सर्टिफिकेट, दैट इज प्योरली योर चॉइस। अंडरस्टूड? हाँ बेटा। कोरोना के टाइम में मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब हमारा स्टेट का या 9th का जो रिजल्ट था उसके बेसिस पे हमें नंबर दिया गया था। ओके, तो जिसका मतलब इंग्लिश में 50% नहीं होते तो क्या? डिग्री में हाँ, मतलब एचएस में इंग्लिश में 50% नहीं है। एचएस में 50% नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बताया ना, 49.9 को भी आप राउंड करके 50 मत मानिए। आप मान के 50 करके ऑनलाइन अप्लाई कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, ऑनलाइन टेस्ट पास हो जाओगे। हमारे पास जब फेज 2 के लिए आओगे तब हम आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, वो क्लियर 50 एंड अबव नहीं होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, ओके, अभी हम ब्रीफली बात करते हैं ऑफिसर्स एंट्री के बारे में। इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स एंट्री कितने प्रकार के हैं? 10+2 लेवल पे नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एंट्री का सिलेक्शन होता है। लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स आपने पढ़ाई की हो। उसमें डिफरेंस ये है कि 11th पास 12th अपीयर्ड वाले कैंडिडेट्स आल्सो कैन अप्लाई। ओके, क्योंकि आपका 12th का रिजल्ट आने के बाद आपका एसएसबी कंप्लीट होने तक, आपका कोर्स कमेंसमेंट से पहले आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कैंडिडेचर इस प्रकार से है तो आप 11th क्लास के अगस्त सितंबर में आने वाले नोटिफिकेशन में भी अप्लाई कर सकते हो। 12th क्लास के नोटिफिकेशन ईयर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज फॉर बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। ओके, पहले आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करोगे। रिटन टेस्ट के 2 सेगमेंट्स हैं, एक मैथ्स है 300 मार्क्स का, और एक 600 मार्क्स का है जिसको हम कहते हैं जीएटी, सॉरी, हाँ जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना? जनरल एबिलिटी टेस्ट, ओके, सॉरी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। हाँ, 300 मार्क्स का मैथ्स है, 600 मार्क्स का जीएटी। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मान के चलो कि अगर मैथ्स पेपर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपका जीएटी पेपर इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। ओके, एंड एक जमाना होता था जब यूपीएससी द्वारा जो मैथ्स पेपर है वो रियली एवरेज टाइप होता था, बट अभी अगर आप क्वेश्चंस कंपेयर करोगे तो सारे एप्लीकेशन बेस्ड हैं,
जेई मेन के स्टैंडर्ड से ज्यादा अंतर नहीं। ओके, सो मैथ्स इज रियली रियली डिफिकल्ट। If you don't practice, if you don't have thorough command over the concepts, then within the stipulated time आप नहीं कर पाओगे। Okay, GAT is known to be relatively easier as compared, okay, but merit दोनों के combinedly बनता है। रिटन एग्जाम कट ऑफ मार्क्स के अंदर अगर आप आ जाते हो तो आपका SSB होगा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो प्रोसीजर है उसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसमें प्राइमरीली 3 कंपोनेंट्स में किसी भी कैंडिडेट का असेसमेंट हो रहा है, साइकोलॉजी, ग्रुप टेस्टिंग और इंडिविजुअल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। इन तीनों कंपोनेंट्स के इक्वल मार्क्स हैं और रेकमेंड होने के लिए मिनिमम मार्क्स तीनों कंपोनेंट्स में आने चाहिए, तभी आप रेकमेंड होते हैं। रेकमेंड होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो रिटन का परफॉर्मेंस, एसएसबी का परफॉर्मेंस, दोनों के बेसिस पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका जो चॉइस ऑफ सर्विस है, आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स है, उसके बेसिस पे आपको कॉल लेटर आ सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस रिटन और एसएसबी में बहुत अच्छा नहीं रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ तो अगले बार आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो अगेन फ्रॉम द स्टेज 1 आपको फिर से पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी, फिर से रिटर्न लिखना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा, यह सारा कुछ रहेगा। एनडीए 10+2 के बेसिस पर है, अदरवाइज आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो सीडीएस या एफकैट इन दोनों एग्जाम्स के बेसिस पर ग्रेजुएशन के बाद वाला एंट्री में भी आ सकते। एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयर विंग वालों के लिए भी डायरेक्ट एंट्री है, प्रोवाइडेड उनका सी सर्टिफिकेट में मिनिमम ग्रेडिंग बी या उससे अधिक रहा हो। ओके, ग्रेजुएशन में आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको ब्रांच मिल सकता है। बीए, बीकॉम, बीएससी या बीटेक, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन आपने किया हो तो सीडीएस या एफकैट दोनों में से आपको सिलेक्शन हो सकता है। रिटन एग्जाम पास करना है। रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी वाला जो प्रोसीजर है वो सेम लाइक एनडीए। एनडीए के रिटन एग्जाम के बाद जो एसएसबी का प्रोसीजर है, एफकैट या सीडीएस का भी प्रोसीजर सेम है। बस यही है, सीडीएस यूपीएससी करवाती है, एफकैट एक्सक्लूसिवली इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम। अगर आप बीटेक करते हो तो एफकैट के साथ साथ इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट को भी अपीयर कर सकते हो, जिससे आपका सिलेक्शन टेक्निकल ब्रांचेस में हो सकता है। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए सोचने वाले लोग ये टैटू ना करवाएं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट। और अपने मन से किसी भी मेडिकल कॉज को ठीक करने के लिए सर्जरी वगैरह मत करवाइए। मेरा आईसाइट है, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, मैं पहले से ही लेसिक सर्जरी करवा लेती हूं। ओके, मेरा साइनसाइटिस है, मेरा डीएनएस है, मैं पहले से ही करेक्टिव सर्जरी करवा लेता हूं। ऐसे प्लीज मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ठीक है, जाइए पता कर लीजिए। अगर अनफिट हो तो वो एडवाइस भी करेंगे और आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप अपने से कुछ कर लेते हो तो गड़बड़ होने का पूरा चांस है। ऑफिसर्स एंट्री के लिए जो लोग तैयार कर रहे हैं, एफकैट या सीडीएस एंट्री के एग्जाम के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना पर्सनालिटी, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। स्पेशली अगर आप एनसीसी कैडेट हो, आप सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हो, तो एसएसबी में आपसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज्यादा रहते। अगर आपको एडवांटेज मिलेगा तो उसके हिसाब से उनका एक्सपेक्टेशंस की आपसे थोड़ा हाई रहती। ओके, अंडरस्टूड। ऑफिसर से अग्निवीर किसी को कुछ और पूछना हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम कंप्लीट करते हैं।
ये जो ये एयरफोर्स का जो ऑफिसर एसी होता है उसमें नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी अप्रूव अप्रूव, बिल्कुल अप्रूव। एज लिमिट और नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स से करते हो तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई डाउट मत रखना। ओके, हाँ हाँ, किसी भी सब्जेक्ट। वो मतलब ऑनर्स हो या ना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा प्रमाणित है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो उससे मिला हुआ ग्रेजुएशन एलिजिबल। ओके, हाँ, मेरा इंडिविजुअल दूसरे लेकिन ये कौन सा अच्छा हो कौन सा ग्रुप? देखिए, कोई भी ग्रुप अच्छा या बुरा होना एक गलत फहमी। ओके, आपका क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हम आपको एक, हम आपके, अच्छा, आपके क्वालिफिकेशन और हमारे वैकेंसीज के बेसिस पर आपको एक स्ट्रीम अलॉट करेंगे, लेकिन कौन सा स्ट्रीम अच्छा है उस नजरिए से मत देखो। किसी भी स्ट्रीम में किसने कितना अच्छा किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंडियन एयरफोर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं। एक रफाल का पायलट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? वो जॉब अच्छा है या ये जॉब अच्छा है ऐसे कंपेयर करना सही नहीं है। कोई भी स्ट्रीम, साइंस या नॉन साइंस, एक दूसरे के कंपैरिजन में अच्छे बुरे नहीं है। आपको एप्टीट्यूड के हिसाब से क्या मिलता है, उसमें आप कितना एक्सेल करते हो, वो इंपॉर्टेंट। एक ग्रेजुएट जिसने कल्याणी यूनिवर्सिटी से 85% के साथ पास किया, वो अच्छा है, या रेप्यूटेड कॉलेज से 55% के साथ पास होने वाला ग्रेजुएट अच्छा है? कॉलेज तो वो अच्छा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस 55% था, जबकि ये यूनिवर्सिटी उसके मुकाबले बहुत अच्छा नहीं है, बट आपने डिस्टिंक्शन के साथ BA ऑनर्स पास किया है, तो कौन अच्छा है ना? तो वो गलतफहमी मत रखना। और मोर इंपॉर्टेंटली, आपको जो मौका मिलता है उसमें आप कितना बढ़िया परफॉर्म करते हो, एज कंपेयर टू अदर्स आपने कितना बढ़िया परफॉर्म किया, वो मैटर करता है। अंडरस्टूड? हाँ, जो अदर साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इंग्लिश और उसका नंबर वजन कैसे है? इंग्लिश और मैथ उसका नंबर वजन कैसे है? नंबर वजन, ओके, 50 मार्क्स का पेपर है वो। ओके, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, टोटल 50 हो गए। 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स पढ़ना है, ABCD में क्लिक करना, दैट्स ऑल। साइंस सब्जेक्ट्स का मार्क्स क्या है? मैथ्स 25 क्वेश्चंस, फिजिक्स 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, 70 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 60 मिनट्स। है बच्चा? और बताओ, हाँ बोलो। क्वाइट क्वाइट अवेश क्वाइट, वो जो पूछ रहे हो उसका जवाब तुम दे सकते हो? नहीं, मतलब आपका भी जवाब सवाल है ना वो, तो लिसन टू क्वेश्चन ऑल्सो प्लीज। हाँ, मान लो सेम रहेगा, मान लो सेम रहेगा। ओके, 152 मोटा मोटा यही है। ओके,